स्कूल सेम है, टीचर सेम है, क्लासरूम सेम है, व्हाई द रिजल्ट्स आर डिफरेंट? बिकॉज द पेरेंट माइंडसेट इज डिफरेंट। आपके हिसाब से जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनमें और इंडियन स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? 3 या 4 साल का बच्चा ही डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा स्कूल में जाना है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये हमारे स्कूल में हो रहा है। रिस्पेक्ट फॉर टाइम, शायद हमारे इंडियंस और बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को अभी तक ना समझा पाए हैं, ना समझ पाए हैं। ये मिथ या मिसकंसेप्शन है कि जो ग्लोबल स्कूल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि ग्लोबल स्कूल सिर्फ इंग्लिश सिखा रहे हैं। क्या यूनिफॉर्म्स होना बेटर है या नहीं? क्या डिसिप्लिन और हार्डवर्क जो है यही रियल एडवांटेज है इंडियन स्कूलिंग की? कहीं ना कहीं हार्डवर्क किल कर देता है कुछ स्किल्स को। पेरेंट आके टीचर को बोल जाते हैं उसके तो इतने मार्क्स आए हैं, मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए, वो भी आप ही की क्लास में पढ़ रहा है। पेरेंट्स इसमें भी बहुत एक्सेप्टेंस इशू है कि वो ये बताना ही नहीं चाहते। ईगो इश्यूज है, एक्सेप्टेंस इशू है, वो बोलना ही नहीं चाहते कि हम तो इसे घर में कुछ करने नहीं देते। अदरवाइज 40-45 बच्चों को तो टीचर आएगी, पढ़ाएगी, चुप होके सुनने के लिए बोलेगी और चली जाएगी। मैम, फियर और मिस्टेक्स को ग्लोबल क्लासरूम में कैसे देखा जाता है वर्सेस इंडियन क्लासरूम में कैसे देखा जाता है? टीचर्स बोलने लग जाती हैं कि अरे तुमने तो वो मिस्टेक की थी, तुम वही बच्चे हो। मिस्टेक से बच्चे को याद करवाया जाता है और हैंडल भी किया जाता है। इंडियन पेरेंट्स वर्सेस फॉरेन पेरेंट्स, इफ यू हैड टू चूज वन एंड व्हाई? प्लीज लीव द मार्क्स के बेसिस पे जज करना अपने बच्चों को और कंपैरिजन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मार्क्स कुछ नहीं होते। आज के पेरेंट्स ग्लोबली सोचना चाहते हैं, लेकिन स्कूल्स और पेरेंटिंग अप्रोच अभी भी लोकल ही है। ग्लोबल पेरेंट्स और इंडियन पेरेंट्स के बीच का गैप सिर्फ माइंडसेट का नहीं, स्कूल कल्चर, बच्चों को इंडिपेंडेंस और बहुत सारी चीज़ों का है जो बच्चों को पीछे रोक देता है। आज के एपिसोड में हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लोबल स्टूडेंट्स वर्सेस इंडियन स्टूडेंट्स, ग्लोबल स्कूल्स वर्सेस इंडियन स्कूल्स और ग्लोबल पेरेंटिंग वर्सेस इंडियन पेरेंटिंग। हमारे साथ हैं श्वेता मित्तल। शी इज़ द को फाउंडर ऑफ यूनिकॉस्मोस स्कूल इन गुड़गांव, जहाँ पर मोर देन 70% बच्चे जापानीज़ हैं और वो ग्लोबल लर्निंग एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कूल में, और जहाँ ग्लोबल एजुकेशन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती है, बस थ्योरी में नहीं। अगर आप अपने बच्चे को ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। श्वेता मित्तल ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम श्वेता मैम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू अव्यक्त। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है और लोग बहुत जानना चाहते हैं कि स्पेशली पेरेंट्स कि हमारे बच्चों में और फॉरेन स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, उनकी लर्निंग में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनके स्कूलिंग सिस्टम में। तो आज हम वही बात करेंगे। बिल्कुल। तो मैम, शॉर्ट में 1 मिनट में आप बता सकते हैं व्हाट डू यू डू? आई एम एन IB educator and leader, and from past 10 years I am exploring different school systems, and I am working as an vice president Unicosmos School. तो मैम, जो आपने बाहर भी रहे हैं, आप जापान में रहे हैं, आई थिंक यू हैव सीन द वर्ल्ड, यू हैव लिव्ड देयर। तो आपके हिसाब से जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनमें और इंडियन स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? फॉरेन स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स में एक बेसिक डिफरेंस है, विच इज़ फियर बेस्ड टॉकिंग। फॉरेन स्टूडेंट्स में फियर बेस्ड टॉकिंग कभी भी नहीं देखने को मिलती। दे आर confident enough and they never hesitate to put their opinions in front of anyone, because I think हाँ, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि उनकी ओपिनियंस के लिए वो रिस्पेक्ट दी जाती है कि वो अपनी ओपिनियंस को खुल के विदाउट हेजिटेशन रख सकें और उसे इंसल्ट नहीं माना जाता, उसे डिसिप्लिन के अंदर नहीं लिया जाता। कि अगर बच्चा क्वेरी पूछ रहा है तो वो डिसिप्लिन नहीं है, जो कि आई थिंक इंडियन स्कूल सिस्टम में हमारे ये माना जाता है कि बीच में मत बोलो, अभी टीचर पढ़ा रही है, अपनी क्वेश्चन बाद में पूछना, एंड जब तक वो क्वेश्चन पूछते हैं शायद पीरियड ही ओवर हो जाता है। सो इंटरनेशनली बच्चों को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो बोलें, क्वेश्चंस पूछें, अपनी क्वेरीज ऑन द स्पॉट सॉल्व करें, जिससे उनमें ये कॉन्फिडेंस और फियर बिल्कुल नहीं रहता। बट व्हाट डू यू थिंक, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बीच में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और लोग उनको आंसर करते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए या जैसा इंडिया में होता है वैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि वो बीच में एकदम से क्वेश्चन पूछते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, जो टॉपिक चल रहा है, जो टीचर पढ़ा रही है। बट
ऐसा भी नहीं है जैसे इंडियन सिस्टम में बिल्कुल ही उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। टीचर अपने कॉन्सेप्ट को बोलती है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो बाद में बताऊँगी। वो चीज़ इंडियन सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। हर क्लासरूम में ये हो रहा है और बाद में टीचर के पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं बेटे पीरियड ओवर हो गया, मैं कल बताऊँगी। विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि बच्चे की क्वेरी वो अपने घर तक लेके जाता है, माइंड में चलती रहती है। घर में शायद पेरेंट्स को पूछता है वो क्वेरी, तो पेरेंट्स के पास भी आंसर नहीं होता, क्योंकि शायद वो अपडेटेड नहीं है उस कॉन्सेप्ट से, या वो उस कॉन्सेप्ट में अपना माइंड नहीं डालना चाहते। तो वो क्वेरी उसके मन में चलती रहती है और अगले दिन सम टाइम टीचर एब्सेंट होती है और वो क्वेरी उसकी अंदर ही मर जाती है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम हमें यही ओपन माइंडेडनेस और थिंकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, तो टीचर का ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक से रिलेटेड वो कैसे आंसर को और उस चीज़ को लर्निंग का पार्ट बना ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल स्कूलिंग में। मतलब हमने भी फेस किया है जब हम स्कूल में थे कि आपको शट डाउन कर दिया जाता है। अगर आप कुछ भी पूछने जाएं या बीच में बोलें तो आपको बोला जाता है आप बाद में बात करेंगे, या हम बड़े हैं, या ऐसे बोलते हैं। और आप कह रहे हैं बाहर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम बहुत जगह सुनते भी हैं कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं दे आर मोर कॉन्फिडेंट। आई ऑल्सो वेंट टू स्टडी अब्रॉड। जब मैं गया मैंने देखा तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, द वे दे टॉक टू पीपल, द वे दे मैनेज देमसेल्व्स, दैट इज मच बेटर देन इंडियाज स्टूडेंट्स। तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बेटर होता है? बिल्कुल। यहाँ पे हम फ्लुएंसी को और कॉन्फिडेंस को मर्ज ना करें तो अच्छा रहेगा। फ्लुएंसी इंडियन स्टूडेंट्स की भी हो सकती है, बट उसके साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। या कि कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी जब टुगेदर तभी होते हैं जब बच्चे की थिंकिंग स्किल पे काम किया हुआ होता है, रिस्क टेकर बनाया हुआ होता है उसे। रिस्क टेकर वो तभी बन सकता है जबकि वो बेबाक तरीके से अपनी बात पूछ पाए। एब्सोल्युटली। अदरवाइज वो रिस्क टेकर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक फियर बेस्ड लर्निंग कर रहा होगा कि मैम ने जितना पढ़ाया है, मुझे टीचर ने जितना पढ़ाया है, मुझे उसी के दायरे में रहना है, उससे बाहर नहीं आना है। तो उससे बाहर आने के लिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्यूरियोसिटी को ना दबाएं, हम डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी को अलग रखें। तो क्या आपके स्कूल में कोई भी बच्चा कभी भी क्वेश्चन कर सकता है? बिल्कुल, कभी भी कोई भी बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, पर डेफिनेटली उस क्वेश्चन का रिलेशन और उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट बच्चे की स्किल्स पे ही काम करता है। अगर आप क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चा उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। बट अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बच्चा पूछेगा बाहर क्या हो रहा है मैम। एब्सोल्युटली। बट कुड भी बच्चा बाहर देख के पूछेगा, यस मैम आई कैन सी द सनलाइट इज टू स्ट्रॉन्ग एंड लीव्स आर ग्रीन। सो टीचर कैन टेक दैट एग्जाम्पल एंड ऑल द क्लासरूम विल बी लाइक, वो पेड़ और सनलाइट को देख के उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट अगर इंटरेस्टिंग ही नहीं होगा, जो कि आई थिंक इंडियन स्कूल सिस्टम में बहुत होता है कि आज टीचर ने एंटर किया, मेरा ये लेसन प्लान है, मुझे ये फिनिश करके जाना है, तो वो हमारे इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम में नहीं हम कर रहे हैं। हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना चाहते हैं कि कोई एक्सपीरियंस ऐसा बच्चा शेयर कर रहा है तो उसके बेसिस पे उसको वहीं से कैरी फॉरवर्ड करके हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं। आपने जापान में भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो आपके हिसाब से जापान के बच्चों में और इंडिया के बच्चों में क्या डिफरेंस है? आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि दे जापानीज किड्स ओन इट, और इंडियन किड्स हमेशा डायरेक्शन उन्हें दिखाना पड़ता है। आई थिंक जापानीज पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि वहाँ पे छोटा बच्चा भी, जो कि आई थिंक किंडरगार्टन के बच्चे को भी ये फ्रीडम दी जाती है कि पेरेंट्स विल ब्रिंग द स्टूडेंट और किड, एंड वो जज करेंगे कि स्कूल उन्हें कैसे पसंद आ रहा है, उसके इमोशंस देखेंगे, उसके एक्सप्रेशंस देखेंगे, और उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। ओह, ओके। यस, उनका डिसीजन उनके बच्चों के हाथों में होता है। वेयर इज़ इंडिया में पेरेंट माइंडसेट ही काम करता है, बच्चे को लेके आए हैं कि ये बड़ा स्कूल है, ये ऐसा स्कूल है, यहाँ पढ़ाना है, और हम ये इतना एक्सपेंस हम कर सकते हैं। उस एक्सपेंडिचर और उस फ्रेम माइंडसेट में डिसीजन होता है। मतलब 3 या 4 साल का बच्चा ही डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा स्कूल में जाना है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये हमारे स्कूल में हो रहा है। हमारे यहाँ पेरेंट्स आते हैं और उनका
यही क्राइटेरिया रहता है कि बच्चा साथ में स्कूल घूम रहा है, वो खेलता है। किंडरगार्टन का बच्चा हो चाहे नर्सरी का, वो प्ले एरिया को अपने हिसाब से यूटिलाइज करके देखता है। 1 आवर टूर हमारा होता है। उस 1 आवर टूर में बच्चा टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है, हमारी दीदीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, हमारे प्ले एरिया को एक्सप्लोर करता है। अगर वो छोटा बच्चा है तो क्लासरूम में जाता है। इफ़ वो अट्रैक्टेड और कंफर्टेबल फील करता है तो वो पेरेंट्स के पास नहीं जाता है। और इससे पेरेंट्स को खुद ही, इवन हम भी देख सकते हैं कि बच्चा कितना कंफर्टेबली फर्स्ट विजिट में ही अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है, अपनी चीज़ों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है हमारे साथ। और उससे वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि हमारा बच्चा यहाँ कंफर्टेबल है। बट क्या पेरेंट्स को बच्चों को अलाउ करना चाहिए स्कूल चूज करना, और 3-4 साल का बच्चे को कुछ आइडिया होता है कि क्या सही है और क्या गलत है? आई थिंक जब भी पेरेंट्स स्कूल विज़िट करते हैं तो वो पहले से स्कूलिंग और उसका बैकग्राउंड देख के चेक करके आते हैं कि उन्हें किस तरह का स्कूल चाहिए। अदरवाइज स्कूल तो बहुत सारे हैं एक सिटी में, या इट्स लाइक मोर देन 40-50 स्कूल्स। तो कोई भी पेरेंट 40-50 स्कूल तो विज़िट नहीं करता है। वो शॉर्टलिस्ट 3 या 4 स्कूल करता है और उन्हीं में विज़िट करता है, और उसी बेसिस पे वो डिसीजन उसका होता है। बट आई थिंक इंडियन पेरेंट्स उसमें भी खुद ही डिसाइड करते हैं, बच्चे को वो साइड बिठा देते हैं, या कुछ स्कूलों में शायद इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, उस बेसिस पे या तो स्कूल डिनाई कर देते हैं। बट वो बहुत ही गलत प्रोसेस है, बिकॉज वहीं से बच्चे में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। बट डेफिनेटली जापानीज़ कल्चर हमें ये जो सिखाता है कि हम बच्चों को कैसे ये फ्रीडम और कैसे उनके एक्सप्रेशंस और इमोशंस से वी कैन टेक दिस कि हाँ, उसे ये स्कूल पसंद है, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है और हम उसको चूज़ कर सकते हैं, ये हमें पिक करना चाहिए। सो वन इज फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी जो पेरेंट्स वहाँ के बच्चों को देते हैं, और कुछ डिफरेंसेस? और डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे पंक्चुअलिटी का बहुत बड़ा इशू है। पेरेंट्स को लगता है इफ़ 8 o'clock स्कूल है तो 8:02 8:05 तक भी जाएंगे तो ठीक है बेटे, क्या मिस हो गया। बट फॉर जापनीज इट इज़ लाइक 5 minutes बिफोर इट्स 8 o'clock, 7:55 इज़ 8 o'clock फॉर देम। सो ये इनबिल्ट है उनके अंदर पंक्चुअलिटी को लेकर। और रिस्पेक्ट फॉर टाइम, शायद हमारे इंडियंस और बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को अभी तक ना समझा पाए हैं, ना समझ पाए हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट द टाइम। उससे बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि जापान में कुछ सेकंड्स की अगर ट्रेन भी लेट होती है तो वो अपॉलोजी करते हैं। कुछ सेकंड्स इतने तो बहुत मायने रखती है, कुछ सेकंड्स की बात भी, तो वो 5 और 10 मिनट्स तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर हम बच्चों को 5 मिनट्स की पहले से ही कदर करना सिखाते हैं तो एक पॉइंट आएगा जब वो टीनेजर होगा तो उसे टाइम की वैल्यू पता होगी, वो टाइम को बैलेंस करके चलेगा। टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही आ जाता है सिंस चाइल्डहुड। सो वन इज ओन इट के फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड सेकंड इज रिस्पेक्ट फॉर टाइम। राइट। एनीथिंग एल्स? ऑल्सो दे आर वेरी हम्बल, they are very humble, kind, and they feel the cleanliness is their part of life. ओके। It's not कि आज मेरी नैनी है तो मेरी नैनी ही स्कूल का डेस्क क्लीन करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। जापानीज किड्स हमेशा अपने स्कूल को ख़त्म करके अपने टेबल को, अपने उसको क्लीन करके जाते हैं। ओके। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल और द टीचर और द नैनीज और द स्टाफ, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर किड्स कि आप जिस एरिया को यूज़ कर रहे हो आपने यूज़ किया है। सो ठीक है, सर्विसेज दी जाती हैं, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। अगर क्लीन नहीं है तो बच्चा ऐसे ही बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। यूजुअली इंडियन किड्स में यही होता है कि आज मेरा डेस्क साफ़ नहीं है, दीदी को बुलाना, जब तक दीदी नहीं आएगी वो बैठते नहीं हैं। वो खुद नहीं करेंगे पर वो बैठेंगे नहीं, और अगर दीदी समहाउ लेट हो गई तो फिर वो वैसे ही बैठ जाते हैं, करेक्ट। विच इज़ नॉट करेक्ट इन दिस सिस्टम। ओके। सो अलग अलग नेशनलिटीज़ आई थिंक बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। वही ग्लोबल स्कूल्स और ग्लोबल लर्नर्स
कर सकते हैं अगर हम उन पेडागोजीज को साथ में पुट टुगेदर बेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर हम लाके इंटरनेशनल स्कूलिंग कर सकते हैं। अब जब हम इंडिया के पेरेंट्स देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बहुत ही अलग अलग ओपिनियंस होते हैं उनके अबाउट ग्लोबल एजुकेशन। बहुत लोगों को पता नहीं होता है और बहुत लोग मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो कुछ ना कुछ ओपिनियन बना लेते हैं। तो आपके हिसाब से क्या 3 या 4 चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट ग्लोबल एजुकेशन? ओके, 3-4 डेफिनेटली है, मैं बोलूँगी। सबसे पहला तो ये मिथ या मिसकंसेप्शन है कि जो ग्लोबल स्कूल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपकी रेंज में जैसे कि इंडियन स्कूल्स हैं वैसे ही होते हैं, बट शायद वो बाहर से दिखते ऐसे हैं क्योंकि वहाँ शायद कुछ फॉरेनर्स होते हैं और वहाँ की पेडागोजीज़ और करिकुलम से ये इम्प्रेशन बनता है कि ये महँगा होगा, एक्सपेंसिव होगा, व्हिच इज़ अ टोटल मिथ। एंड बट सेकंड, मैम एक्सपेंसिव तो होते ही हैं वो इंडियन स्कूल्स के कंपैरिजन में। नहीं, नहीं अव्यक्त, वो ये मिथ ही है क्योंकि जब आप एंटर करोगे, जब आप देखोगे, सिस्टम को समझोगे, तब आप देख पाओगे। और बहुत सेम सेम चार्जेस के साथ आप इंडियन स्कूल और ग्लोबल स्कूल्स को देख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये दूर से देखने पे लगता है, पर जब आप उसमें एंटर करके देखोगे, जब आप पूरा डिस्कशन करोगे, देन यू विल एबल टू रियलाइज कि इट्स सेम। ईयरली जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इंडियन स्कूल्स का बहुत ऐसा सिस्टम है कि फील्ड ट्रिप्स के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या ले रहे हैं, सम न्यूज़पेपर एक्टिविटी के लिए वो ले रहे हैं, एनुअल डेज के लिए ये कभी भी नहीं होता। सो यू आर सेइंग कि ग्लोबल स्कूल्स में एक बार जो आपसे फीस लेते हैं उसको प्लस प्लस कुछ नहीं होता है? यही कॉन्सेप्ट चला रहे हैं ग्लोबल स्कूल्स में कि जर्नली उनका यही है, इवन हमारे स्कूल में भी, कि हम एक बार में जो लिया है उसके बाद आपको ये नहीं है कि हर 2 महीने में, हर आफ्टर 2 मंथ्स की एनुअल चार्जेस आ रहे हैं, किसी एनुअल डे आ रहा है, फील्ड ट्रिप आ रहा है, नाउ यू हैव टू गो दिस, यू हैव टू पे फॉर दिस, फंक्शन आ रहा है, कुछ कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है, यू नीड टू, न्यूज़पेपर एक्टिविटी, यू हैव टू गिव द सब्सक्रिप्शन मनी। इट्स नॉट लाइक दैट। सो यूजुअली बोथ आर सेम, बट पेरेंट्स को दूर से ये लगता है। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि ग्लोबल स्कूल सिर्फ इंग्लिश सिखा रहे हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी को वो इंटेलिजेंस से कंपेयर करने लग जाते हैं, जबकि ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ वो इंटेलिजेंस भी सिखा रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी ही नहीं सिखा रहे हैं ग्लोबल स्कूल्स, एक्सपोजर दे रहे हैं, थिंकिंग स्किल्स पे काम करते हैं, रिस्क टेकर्स बनाते हैं और नॉलेज डेप्थ देना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी को पेरेंट्स मिसअंडरस्टूड करते हैं। डिसिप्लिन, उनको लगता है कि बच्चा डिसिप्लिन में रह के बहुत कुछ सीख सकता है। बिल्कुल ठीक है, सीख सकता है, बट ओवर डिसिप्लिन समटाइम्स बहुत ख़राब हो जाता है, वो या क्यूरियोसिटी को दबा देता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्लासरूम में बंद बोलना बंद कर देना, क्वेश्चन आते आते बच्चे को रोक देना, बड़ों से क्वेश्चन नहीं करना। बड़ों से क्वेश्चन नहीं करना, अथॉरिटी के साथ बोलने नहीं देना, अथॉरिटी के सामने नहीं बोलने देना, ये फियर जो है वो बच्चों में डाल दिया जाता है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं, अगर बच्चा फॉरेन स्कूल में जा रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं अगर पहन रहा है तो वो डिसिप्लिन नहीं है। या ऐसा नहीं होता कि वो अलग वे से वर्क करते हैं, उनकी इंटरनेशनल माइंडेडनेस चलाने की थ्योरी होती है, और ये डिसिप्लिन एक अलग तरह का होता है जो कि बच्चे की क्यूरियोसिटी को दबा देता है। ये 2-3 पॉइंट्स के साथ मुझे लगता है पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि अब जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उसको ग्लोबल लर्निंग की ज़रूरत है। बट इंटरनेशनल स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स तो होते हैं, राइट? राइट। तो क्या यूनिफॉर्म्स होना बेटर है या नहीं? बिकॉज आई थिंक कि अगर यूनिफॉर्म्स होती हैं इंडिया के स्कूल्स में भी, तो सब बच्चे एक दूसरे को एक डिस्क्रिमिनेशन से नहीं देखते हैं, सब सेम तरीके से सेम कपड़े पहनते हैं, तो वो हमेशा बेटर रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज यूनिफॉर्म्स बेटर और नॉट? डेफिनेटली यूनिफॉर्म्स आर बेटर एंड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बट कुछ स्कूल्स में नहीं है तो उसको पेरेंट्स इस तरह उसको पार्ट ऑफ डिसिप्लिन और पार्ट ऑफ डिसिप्लिन मान जज के करते हैं। जज करते हैं। ओके। उस चीज़ को वो ये लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो डिसिप्लिन ही नहीं है स्कूल।
या तो यूनिफॉर्म होना बहुत अच्छी बात है, बट यूनिफॉर्म ना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि बच्चा करेक्ट, डिसिप्लिन है या नहीं बिल्कुल। है। आई थिंक वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हाईलाइट करनी चाहिए इंडियन कल्चर के बारे में, वो है जजमेंटल नेचर। और बिल्कुल इसमें मैं खुद को भी बोलूँगा, बोलना बहुत इजी होता है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं इन कंपैरिजन टू फॉरेनर्स। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जजमेंटल। और वो जो सिनेरियो है हमारे टाइम पे वाला, या लोग क्या कहेंगे, ये दो सिनेरियोज बहुत ज़्यादा हैं इंडियन पेरेंट्स में। बिकॉज आई थिंक इंडियन पेरेंट्स ये समझ ही नहीं रहे हैं जो आपके टाइम पे होता था उससे हम बहुत आगे आ गए हैं। एब्सोल्युटली, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आप एजुकेशन को भी बदलिए, उसके प्री माइंडसेट के साथ आप नहीं आइए। जो आपने प्री माइंडसेट दे रखा है वही समहाउ आप बच्चे को दे देते हैं। या उस माइंडसेट को अगर आप चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसलिए हमारे टाइम पे सिनेरियो हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोग क्या कहेंगे हमें बिल्कुल नहीं सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब मैम, मैंने आपको बताया कि मैं भी बाहर पढ़ा हूँ। आई हैव स्टडीड इन सिंगापुर, दुबई एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम बाहर जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फील करते हैं एज इंडियंस, बट उससे बहुत ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम उनसे बहुत बेटर होते हैं, फॉरेनर स्टूडेंट से। सो 3 थिंग्स इन विच इंडियन स्टूडेंट्स आर बेटर देन फॉरेनर स्टूडेंट्स। डेफिनेटली इंडियन स्टूडेंट्स आर मच बेटर इन देयर लर्निंग एबिलिटीज़। लर्निंग एबिलिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी है कि वो उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड सम हाउ फियर ऑफ फेलियर होता है इंडियन स्टूडेंट्स में जो उन्हें मोटिवेट करता है। प्रैक्टिकली ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट या है, बट फियर ऑफ फेलियर उनको मोटिवेट करता है, इसलिए वो हमेशा अप टू द मार्क रहना चाहते हैं। फियर ऑफ फेलियर सम हाउ वर्क्स एज अ मोटिवेशन, वो है। थर्ड, in spite of lack of resources they give their very good outputs। चाहे आपके पास रिसोर्स है या नहीं है, उनके आउटपुट बहुत अच्छे होते हार्ड हैं। वर्क। हार्ड वर्किंग एबिलिटीज़ भी उनमें होती। तो जो हार्ड वर्क कल्चर है वो हमारे में शायद इंडियन स्कूल सिस्टम में सिंस चाइल्डहुड आ जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ थोड़ा इंडियन स्टूडेंट को अलग करती है। बट अगर यही चीज़ ग्लोबल सिस्टम के साथ करी जाए तो इंडियंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या डिसिप्लिन और हार्ड वर्क जो है यही रियल एडवांटेज है इंडियन स्कूलिंग की? आई थिंक बैलेंस दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, दे इट इज़ लाइक वॉक हैंड इन हैंड। या बिकॉज अ डिसिप्लिन पर्सन कैन बी अ हार्ड वर्किंग ऑल्सो। बिकॉज आप हार्ड वर्किंग हो ही नहीं, अगर आप डिसिप्लिन हो इट मीन्स आप हार्ड वर्किंग हो। इट्स नॉट ईजी टू बी अ डिसिप्लिन पर्सन। या तो दोनों को साथ रखते हुए, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन सिस्टम में है, ये ग्लोबल सिस्टम में भी पूरी तरह से ओवर डिसिप्लिन और ओवर हार्ड वर्क कहीं ना कहीं बर्नआउट हो जाता है। तो वो इंडियन स्कूल सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी पेरेंट कहेंगे नहीं नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। उससे उसकी दूसरी स्किल जा रही है, वो पेरेंट को ध्यान ही नहीं जाता। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं हार्ड वर्क किल कर देता है कुछ स्किल्स को। तो हार्ड वर्क कहाँ होना चाहिए, डिसिप्लिन कहाँ होना चाहिए, बैलेंस कितना होना चाहिए, ये ग्लोबल सिस्टम देता है। और इंडियन स्कूलिंग में कहीं ना कहीं पेरेंट आके टीचर को बोल जाता है मेरे बच्चे के उसके तो इतने मार्क्स आए हैं, मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए, वो भी आप ही की क्लास में पढ़ रहा है। पर पेरेंट ये नहीं देख रहा कि आपके बच्चे की स्किल क्या है। या तो उस वजह से ये डिसिप्लिन और हार्ड वर्क बर्नआउट हो जाता और आई थिंक ये बहुत बड़ी डिबेट है करने के लिए, क्योंकि हम आज तक बात करते हैं कि इंडिया के सारे लोग हैं जो सीईओज हैं, और सब लोग इंडिया के हैं जो टॉप एमएनसीज में रूल कर रहे हैं। है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं, बट शायद बाहर के लोग कम घंटों में उतनी प्रोडक्टिविटी या कम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक प्रोज और कॉन्स वाली डिबेट है, जो अब टेक्नोलॉजी के साथ और आगे क्लियर होती रहेगी पिक्चर कि विच इज़ बेटर। आई थिंक अव्यक्त हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। या और स्मार्ट वर्क आएगा स्मार्ट पेरेंटिंग से और स्मार्ट स्कूलिंग से। अगर हम हमारे टाइम पे सिनेरियो नहीं छोड़ेंगे तो हम हमारे टाइम पे ही जीते रह जाएंगे। और एब्सोल्युटली। वहाँ से हमें आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो मैम, जैसे हमने अभी बात करी कम्युनिकेशन की, कॉन्फिडेंस की, आपने बोला क्वेश्चनिंग की, तो क्या ये चीज़ें स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये चीज़ें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स और स्कूल दोनों की है। कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो या क्वेश्चनिंग हो, बच्चा स्टार्ट सीखना ये सब अपने घर से ही शुरू करता है। या अगर आप बच्चे को, अगर मदर काम कर रही है, बच्चा शुरू में ही अगर आप देखें कि बच्चा अगर कुछ भी अपनी थोड़ा सा स्टैमर करके बोल रहा है या शायद तोतली आवाज़ में पूछ रहा है, तो पहले तो माँ उसे ये कह देगी कि क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बच समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चा क्या ना क्या चाहता है, और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस एंड क्वेश्चनिंग। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, हर तरह के क्वेश्चंस को पेरेंट्स कैसे आंसर कर रहे हैं, कितनी अथॉरिटी से वो पूछे जा रहे हैं, कितने फियर से वो सामने आ रहे हैं या फियर लेस होके आ रहे हैं, इन बातों का हमें घर से ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसके बाद आप जो डिलीवर करते हैं अपने स्कूल को, आप जो कम्युनिकेट करते हैं फिर अपने टीचर और अपने स्कूल के साथ, स्कूल उसी चीज़ को नरिश करता है, उसी चीज़ को डेवलप करता है, उस पे पॉलिशिंग करता है। दोनों इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। दोनों मिलके काम करेंगे तो हम ये गैप बहुत इजीली फिल कर सकते हैं कि हम बेस्ट कम्युनिकेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो और क्वेश्चनिंग को भी अच्छे से आंसर कर सकें। सो यू आर सेइंग कि अगर एक बच्चा अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, अच्छी क्वेश्चनिंग वो नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज द प्राइमरी मिस्टेक ऑफ अ पेरेंट। डेफिनेटली प्राइमरी मिस्टेक पेरेंट की होती है, बट उसको चेंज करने के लिए अगर माइंडसेट, अगर पेरेंट आता है स्कूल के पास कि हम ये कर ही नहीं पा रहे हैं, अगर वो क्लियरली कम्युनिकेट करे। पेरेंट्स इसमें भी बहुत एक्सेप्टेंस इशू है कि वो ये बताना ही नहीं चाहते। ईगो इश्यूज में ईगो भी इश्यूज है, एक्सेप्टेंस इशू है, वो बोलना ही नहीं चाहते कि हम तो इसे घर में कुछ करने नहीं देते। वो सोशलिज्म में वो ये दिखाते रहते हैं कि ये बहुत कुछ करता ये है, बेस्ट है। ये बेस्ट है, अब यहाँ आके आपसे, आपके पास आके तो ये और अच्छा करेगा। वो पहले प्री सेट माइंड से आते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रू कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। हम स्कूल को ये नहीं दिखा सकते कि हम बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, तो फिर आप स्कूल इसलिए ही लाए हो कि उसे पॉलिश करना है। या कुछ पेरेंट्स जो क्लियर कट होते हैं कि मेरे बच्चे को ये नहीं आता, मुझे ये ज़रूरी है। आज की डेट में कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो कि अपने बच्चे की स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, बट आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू इयर्स उन्हें लगता है कि नहीं इसमें अच्छा नहीं कर रहा, वो पूरा सारा इंडियन पेरेंट्स का साथ मिलके वो अपना कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं। या तो मेन फ़र्क यही है कि दोनों को काम करना एक साथ ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन विद स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स। रिसेंटली आई वॉज लिसनिंग टू एन इंडियन बिलियनर, तो उन्होंने बोला कि मेरे बिजनेस के जितने भी बड़े डिसीजन थे और मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो मैं घर में आके बात करता था और उनका ओपिनियन लेता था, इवन दो इट डजेंट मैटर, बट इट मेक्स देम फील इंक्लूडेड कि हमारे इस वॉइस का कुछ से है और उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो अप। तो फिर आप एक अलग तरीके से इंसान बनते। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर टॉपिक बच्चों से रिलेटेड हो, या बट अगर हम हर टॉपिक उनके सामने शेयर करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो दे फील कॉन्फिडेंट, या दे फील कि मेरी बात को रिस्पेक्ट दी जाती है। वही ग्लोबल क्लासरूम करते हैं, हम बच्चे की ओपिनियंस को, उनकी वॉइस को रिस्पेक्ट देते हैं। वो इंसल्ट नहीं है, वो ये नहीं है कि बीच में क्यों बोल पड़े तुम, या तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, ये बड़ों की बातें हैं इसमें मत बोलो। गॉन आर द डेज कि वो बड़ों की बातें हैं। दो आजकल बच्चे बोलते हैं बड़ों की बातें हैं तो हमारे सामने करो ही मत। तो गॉन आर द डेज, इसीलिए कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करें घर में। हम ग्लोबल सिस्टम को अपने घर से ही एनकरेज भी कर सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं, और उसमें स्कूल को कम्युनिकेट करके क्लैरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। क्या ये तभी हो सकता है जब एक क्लास में कम बच्चे हों? इंडियन क्लासेस में, इंडियन स्कूल जो होते हैं उसमें क्लासेस में 40-45 स्टूडेंट्स होते हैं और ग्लोबल स्कूल्स में यूजुअली 20-25 होते हैं। इज इट ओनली पॉसिबल दैट टाइम? ऐसा नहीं है, पर डेफिनेटली अगर 40-45 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, तो बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, टीचर को सबसे इंटरेक्ट करना विद इन 40 मिनट्स। प्रैक्टिकली अगर 40-45 बच्चे हैं, आप 1 मिनट भी हर बच्चे को नहीं दे सकते। या तो 20-25 अगर हम रखते हैं तो ये स्ट्रेंथ ऐसी है जिसमें टीचर भी स्ट्रेंथ फुल रहेगी, वो भी कम्युनिकेट कर पाएगी हर बच्चे से कम 2 मिनट के लिए।
और हैंडलिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। और अगर 40 to 45 बच्चे हैं तो आई थिंक 2 टीचर्स शुड बी देयर टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन टू एंड प्रॉब्लम्स। अदरवाइज 40-45 बच्चों को तो टीचर आएगी, पढ़ाएगी, चुप होके सुनने के लिए बोलेगी और चली जाएगी। या इस पर हम बहुत डिबेट कर सकते हैं बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की जो एक इनकम क्लासेस हैं अलग अलग, और इंडिया की अफोर्डेबिलिटी है, लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं, स्कूल्स टीचर्स फीस दे सकते हैं, बहुत कुछ है। मैम, फियर और मिस्टेक्स को ग्लोबल क्लासरूम में कैसे देखा जाता है वर्सेस इंडियन क्लासरूम में कैसे देखा जाता बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये भी मैं बोलूँगी। मिस्टेक्स को इंडियन क्लासरूम्स हमेशा फेलियर बना देते हैं, और इंडियन क्लासरूम में ये एक टैग हो जाता है कि तूने ये मिस्टेक की थी। इवन आपके क्लासमेट्स आपको बोलेंगे, बुली होना शुरू कर देते हैं, बच्चों को बुली करने लग जाते हैं, टीचर्स बोलने लग जाती हैं कि अरे तुमने तो वो मिस्टेक की थी, तुम वही बच्चे हो। मिस्टेक से बच्चे को याद करवाया जाता है और हैंडल भी किया जाता है? है। और फियर, डेफिनेटली मैं पहले से बता रही हूँ कि फियर उनमें इतना इनबिल्ट हो जाता है कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, इस टाइम बोलना है, उस टाइम नहीं बोलना, कि बच्चा कंफ्यूज ही हो जाता है। कि आप खुद ही सोचिए कि ग्रेड 2 या 3 का बच्चा है, वो कुछ पूछना चाहता है और उसे रोक दिया जाए, तो वो कैपेबिलिटीज़ उसमें नहीं आएगी कि मैं अपने टीचर को जाकर दोबारा दोबारा क्वेश्चन करूँ। एक बार पूछने पे अगर उसको हम इस चीज़ के लिए अग्री रहें कि, या हम कहें प्रोत्साहन दें कि हाँ मैंने ये क्वेरी सॉल्व करी है, तो अगली बार शायद उसके क्वेश्चंस और बेटर होंगे। तो मिस्टेक्स जो हैं इंडियन क्लासरूम्स में बहुत रॉन्ग वे से देखी जाती हैं। आई थिंक ग्लोबल स्कूल्स में इसे पार्ट ऑफ लर्निंग या पार्ट ऑफ जर्नी आप समझ लीजिए, ये माना जाता है। क्योंकि देर इज़, बच्चे हैं, मिस्टेक्स क्या, या तो ये पार्ट है ऑफ द कि प्रोसेस पार्ट ऑफ द प्रोसेस है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस, यू नीड टू इम्प्रूव दिस। है। इट कैन नॉट बी कि ये कर दी तो अगली बार भी यही रिपीट होगी, या ये इंडियन स्कूल सिस्टम में से ये लिया जाता है, और उस वजह से फियर आ जाता है बच्चों में उन मिस्टेक्स को वो कुछ चीज़ें करना ही नहीं चाहते कि मैं मिस्टेक ना कर दूँ। इस तरह की माइंडसेट में वो आ जाते हैं कि अगर फियर है इस चीज़ का कि मिस्टेक कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, तो बच्चा कभी कर ही नहीं पाएगा। एटलीस्ट लेट देम ट्राई। अगर वो मिस्टेक भी करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, तो उन्होंने ट्राई किया और वो उससे बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। आई थिंक ये सारी मेंटालिटी पेरेंट्स से, टीचर से आती है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या कोई स्पोर्ट अच्छा नहीं खेलता है, तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर टीचर्स भी उनको उसी से बुलाते हैं कि ये वही बच्चा है जो इंग्लिश में फेल हो गया था, मैथ्स में हो गया था, तो फिर एग्जैक्टली, हम डरते हैं फेल होने से। बिल्कुल ठीक है। हमारा फेलियर इंडियन क्लासरूम्स में बहुत बड़ा लेबल दे दिया जाता Yeah. है। वो इस तरह का टैग होता है जिससे शायद बच्चा बहुत टाइम ले लेता है निकलने के लिए। Yeah. और ग्लोबल क्लासरूम्स में यही है कि फेलियर कुछ, देयर इज़ नो वर्ड लाइक फेलियर, इट इज़ लाइक वी नीड टू इम्प्रूव इट। Yeah. और वही होता है, आई थिंक जो फेलियर से सीखा जा सकता है वो सक्सेस से सीखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि सक्सेस तो कोई भी, मतलब मिलने के बाद खुशी होगा, बट Yeah. फेलियर के बाद आपने कितना इम्प्रूव किया, कितना इंट्रोस्पेक्ट किया। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वहीं से मुझे लगता है कई बार स्किल्स या तो दब जाती हैं, और अगर ना दबाया जाए तो निकल के निखर के आएंगी। क्या जापानीज पेरेंट्स भी मार्क्स और कंपैरिजन पर फोकस करते हैं? बिल्कुल नहीं। कंपैरिजन तो वर्ड ही नहीं है। जापानीज़ पेरेंट्स को अगर हम देखें तो वो कभी कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे के प्लस क्या हैं। वो हमेशा अपनी उस स्किल पे, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर कि इंग्लिश ग्रामर में शायद मेरा बच्चा अच्छा नहीं करेगा, बट आई नो वो मैथ्स में अच्छा कर सकता है। सो दे वर्क ऑन स्किल्स, नॉट लाइक कि आप सेम क्लासरूम में डिफरेंट रिजल्ट्स होते ही हैं। हमारा इंडियन क्लासरूम हो चाहे ग्लोबल क्लासरूम, सेम रिजल्ट्स कहीं से भी नहीं मिलेंगे आपको। स्कूल सेम है, टीचर सेम है, क्लासरूम सेम है, वाई द रिजल्ट्स आर डिफरेंट? Yeah. Because the parent mindset is different. Yeah. The help which parents are, the support which parents are giving to their kids, that are different. The mind of kid, the skills of kid is different. That is the reason the skills are different, and Japanese parents never compare. They never compare. They work on the skill and they know their kids very well.
हमने इस पॉडकास्ट पे बहुत गेस्ट से सबसे पहले ये बात करी है कि बच्चों की स्कूलिंग से पहले हमें पेरेंट्स के लिए स्कूल्स खोलने चाहिए, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। डेफिनेटली, एंड आई थिंक आई भी ये करता है और कर भी रहा है कि हम वी इन्वॉल्व पेरेंट्स, वी गिव पेरेंट्स एजेंसी ऑल्सो, वी गिव स्टूडेंट एजेंसी ऑल्सो. Agency means they can talk to us. We give liberty to our students that they can talk to the authorities with full authority. And same with the parents. We want to know what kind of changes we can bring when they come. We show demonstrations, they observe the classrooms. I think Indian school system में ये है ही नहीं. We allow our parents to sit into the classroom and observe the class with the teacher and the student, so that they can learn how the student is learning. They can see the live classes. Indian school system में ऐसा है ही नहीं, बिकॉज वो इस चीज़ को ठीक ही नहीं मानते शायद. तो इसलिए IB करिकुलम बिल्कुल ये हमें पावर दे रहा है, और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट पेरेंट्स कैन वॉच एंड ऑब्जर्व द क्लासेस विद देयर स्टूडेंट्स, with their kids, and they can also bring the change by understand and observe the class at their home also. They can bring that kind of change. नो, वी मस्ट अप्रिशिएट द CBSE बोर्ड फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने अपना अभी पेरेंटिंग कैलेंडर निकाला है एंड दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल्स, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर पेरेंट रिलेशनशिप हो पाए. सो इंडियन बोर्ड्स आर ट्राइंग आई थिंक, बट इतने ज़्यादा बच्चे हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्लस जो मेथड्स चले आ रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट फिर भी हो जाती है, बट वो इन्वॉल्वमेंट इतनी ही रह जाती Yeah, है कि आपने टीचर से बात करी, आपने कुछ चाय पानी पिया और आप घर आ गए. करेक्ट. वो इन्वॉल्वमेंट क्लासरूम्स तक अभी तक ना जा रही है, ना हो पा रही है. क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर किड. क्योंकि बहुत सारे मैंने इंडियन पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो अपने ही बच्चे को ये बोल रहे थे, ये स्कूल में ऐसे करता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता. या ये घर में तो बहुत सीधा है और स्कूल में ऐसे कैसे. क्योंकि आई थिंक वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं, घर में अलग और स्कूल में अलग. जब पेरेंट अपने बच्चे को उस क्लास में ऑब्जर्व करेगा तब वो जान पाएगा कि मेरे बच्चे का स्टाइल लर्निंग का क्या है, उसकी स्किल क्या है. अगर वो घर पे नहीं जज कर पा रहे तो वो ऐसी क्लासेस को ऑब्जर्व करके उनके डेमोन्स्ट्रेशंस को देख के ज़रूर हेल्प ले सकते हैं. एक और डिफरेंस, जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ लोग अपने टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं. वहाँ टाइम इम्पोर्टेंस और टाइम मैनेजमेंट बहुत है, क्योंकि उनको वहाँ पर आवर के बेसिस पर पैसे मिलते हैं. लेकिन इंडिया में कभी भी हमने पर आवर कैलकुलेट नहीं करा होता है, हमें पता नहीं होता है, तो लोग कम वैल्यू करते हैं. क्या एजुकेशन में भी हम टाइम की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं ग्लोबली? बिल्कुल, टाइम की इम्पोर्टेंस मैंने तो आपको बताया ही कि पंक्चुअलिटी क्या है, 5 मिनट्स की या कुछ सेकंड्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है. बिल्कुल हमें ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए इंडियन स्कूल सिस्टम में पीरियड ओवर हुआ है अगर 40 मिनट्स में, तो टीचर रैपअप कर रही है, बच्चे बैक कर रहे हैं, दूसरी टीचर आके खड़ी हुई है, वो 5 मिनट्स ऐसे ही चले जाते हैं. जबकि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है उसमें यह है कि विद इन 40 मिनट्स मीन्स लास्ट 1 मिनट में यू आर सेइंग बाय टू योर स्टूडेंट्स, ओके. and you the new teacher is entering sharp within 40 minutes and one is leaving. So definitely time management is one of the most important part of anybody's life, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपको बाद में, आप जब एक यंगस्टर हो जाते हो, आपको क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बैठना है या कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हो, या आप कितने दिन के लिए क्या स्किल को इम्प्रूव करने वाले हो. तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट विच वी नीड टू वर्क ऑन. इंडियन स्कूल सिस्टम उस पर उतना नहीं वर्क कर पा रहा है, बट डेफिनेटली वी नीड टू ब्रिंग दिस चेंज ऑल्सो. सो मैम, इंडियन पेरेंट्स वर्सेस फॉरेन पेरेंट्स, इफ यू हैड टू चूज वन एंड व्हाई? वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ फॉरेन पेरेंट्स ही अच्छा कर रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इंडियन स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ है वो समहाउ पेरेंट्स नहीं, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे हार्ड वर्क एथिक्स हो, वो हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत हैं. बट मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो इंडियंस आर फार बेटर देन फॉरेनर्स, एंड दे कैन bring this change, that learning abilities and giving good result in extreme pressure,
एंड हार्ड वर्क एथिक्स, इसके साथ टाइम मैनेजमेंट भी हो, इसके साथ कॉन्फिडेंस हो, इंग्लिश फ्लुएंसी हो, तो आई थिंक यू कैन जज कि वो बच्चा क्या लगेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन स्कूल्स में टीचर्स जो बच्चे हिंदी में बात करते हैं उनको जज करते हैं। क्या जापान में जापानीज बोलने के लिए जज करते हैं जैसे इंडिया में हिंदी के लिए करते हैं? नहीं, वो फ्लुएंसी मुझे लगता है सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है। बच्चा हिंदी में बात करे या जापानीज़ में बात करे या इंग्लिश में बात करे, कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। या बच्चे को अपनी बात रखना आना चाहिए कि वो पूरी बात बोल सके, अपनी ओपिनियंस उस वो बता सके। तो जापानीज़ बिल्कुल भी अपनी लैंग्वेज को वो, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हम देख सकते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी अपनी भाषा में वो बोल रहे होते हैं और कुछ हेजिटेट नहीं होते। वेयर इज़ इंडियंस को थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जब वो हिंदी में बात कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है। हमें गर्व करते हुए उसमें बात करनी चाहिए। इनफैक्ट हम बहुत कॉन्फिडेंट लगेंगे अगर हम अपनी भाषा में बाहर कहीं बात कर रहे हो, और अगर जिसको समझना है वो ट्रांसलेटर के थ्रू से सुने और समझे। बट अगर जब हम ये सोचते हैं कि हम अपनी भाषा को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हम अपने कल्चर को रिस्पेक्ट कैसे देंगे? या तो डेफिनेटली ग्लोबल स्कूल यही कर रहा है। ग्लोबल स्कूल अपनी लोकल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर क्या बेस्ट है, क्या पेडागॉजी बेस्ट है, उसको वी आर पुटिंग टुगेदर, एंड देन वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन। और उससे शायद इंडियंस को बहुत बेनिफिट हो सकता है। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो हर जगह जाके हिंदी में बात बात करते हैं। करते हैं बिल्कुल। अब मैम हमने बहुत बातें करी ग्लोबल स्कूल्स अच्छे हैं इंडियन स्कूल्स के बारे में। अब 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं ग्लोबल स्कूल्स में? ग्लोबल स्कूल्स की मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगती, बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस अभी उनके लिए आ नहीं रही है, क्योंकि वो शायद उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि पेरेंट्स को लगता है कि ये एक्सपेंसिव हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। बट दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरेंट्स, हम्म बट स्कूल्स का हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ग्लोबल स्कूल्स? प्रॉब्लम अगर आती है तो कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस की आ जाती है, कि समहाउ हम कोई चीज़ इंडियन कल्चर में लाना चाह रहे हैं कि वो जापानीज़ कल्चर से या कोरियन कल्चर से या अमेरिकन कल्चर से, तो वो एक्सेप्टेंस कई बार नहीं होती। बट अगर वो हैंडल करी जाए तो वो समटाइम्स बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू, बेस्ट ऑफ द कल्चर्स एंड कंबाइन एंड देन डिलीवर। यही प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स में ये इशू आ जाता है कि दे आर कॉन्फिडेंट बट डेप्थ ऑफ नॉलेज थोड़ी कम होती है। तो मतलब पर इट्स अ गुड पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर देते हैं, भले आपकी नॉलेज थोड़ी कम हो। बट मुझे लगता है कि थोड़ी उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है और डेप्थ ऑफ डेप्थ कम नॉलेज हो कई जाती बार कम रह जाती है। एंड द कल्चरल डिफरेंस समटाइम्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट इट कैन ईजिली हैंडल्ड। एंड अगर हम हैंडल करें इजीली तो फिर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं उसके। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को फॉरेन माइंडसेट या ग्लोबल माइंडसेट देना चाहता है बिना एक ग्लोबल स्कूल में एंटर कराए, सो व्हाट कैन दे डू एट होम? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बात करने दिया जाए, उन्हें क्वेश्चन पूछने दिया जाए। लोग क्या कहेंगे सिनेरियो को बिल्कुल भूल जाएं। हमारे टाइम पे क्या होता था क्या नहीं होता वो भी भूल जाएं। बच्चा क्या बोल रहा है उसे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच घर में ही देनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन पूछ सकता हो, इसके सामने ये बोल दिया उसके सामने ये बोल दिया ऐसे कह के बिल्कुल ना टोके। फियर ना आने दे बोलने का। सबसे पहले ही हमें बोलने पे काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ द मेन की। हम बोलने दे, कंपैरिजन हमें छोड़ना पड़ेगा। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की स्किल्स अलग है। कंपैरिजन को प्लीज़ सोशल करेंसी ना बनाइए, क्योंकि बच्चे के मार्क्स इतने हैं, बच्चे के मार्क्स, प्लीज़ लीव द मार्क्स। मार्क्स के बेसिस पे जज करना अपने बच्चों को और कंपैरिजन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मार्क्स कुछ नहीं होते, दे आर जस्ट शॉर्ट विंस, दे आर नॉट लॉन्ग टर्म। और माइंडसेट ग्लोबल बनाने के लिए मुझे यही लगता है कि पेरेंट्स को अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए,
कि वो बोलने भी दें, कंपैरिजन भी ना करें और फियर ना आने दें। तो बच्चे घर से ही शुरू कर सकते हैं। मैम हमने बहुत बातें करी ग्लोबल एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। अब एक लास्ट रैपिड फायर राउंड है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी से आंसर करना है। कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, बोथ गोज टुगेदर। बट इफ यू हैड टू चूज वन। Very difficult because a disciplined person is a confident person. नो बट नॉट ऑलवेज, राइट? Not always, but if a person is confident and not disciplined, s- there is no use of that. But if the person is disciplined and not confident, then what is the point to be get disciplined? नो बट देर आर मेनी डिसिप्लिन पीपल हु आर नॉट कॉन्फिडेंट बट दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ। आई थिंक डिसिप्लिन की भी यहाँ डेफिनेशन अलग है, क्योंकि मे बी डिसिप्लिन किसी के लिए होता है कि सुबह टाइम से उठना, एक शेड्यूल में बन के रहना। किसी के लिए डिसिप्लिन होता है कि मुझे 4 आवर स्पोर्ट्स को ही देने हैं। तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन बहुत अलग है। बट जिस भी फील्ड में बहुत अच्छा जो कर रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं अपने आप को डिसिप्लिन ज़रूर किया होगा कि मुझे इतना आवर अपनी इस स्किल को देना है। दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। मार्क्स और माइंडसेट? Mindset. Mindset are long term survivals and marks are short term wins. कंपटीशन और कोलैबोरेशन? Real world demands both because competition encourage and improve skills, whereas collaboration sustains नो growth. बट इफ यू हैड टू चूज वन इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स? Collaboration. इंग्लिश फ्लुएंसी कॉज और रिजल्ट? Definitely, it is not a cause, it's a result of hard work and confidence. वन स्ट्रेंथ इंडियन स्टूडेंट्स मस्ट नेवर लूज? I want to tell two, three learning abilities, hardworking ethics, and giving good results in lack of resources. वन हैबिट इंडियन पेरेंट्स मस्ट ड्रॉप? Comparison addiction. As soon as possible, they should leave this. वन थिंग ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम्स डू बेटर? Two things I want to say here. Give respect to students' voice and opinions, and normalize the failure as a part of learning. Okay. Last one, very difficult. Japanese parents versus Indian parents. This You is have to choose one. Um I would like to choose Indian parents, but with the mindset of global citizens. Okay. It was a pleasure having you, ma'am. Thank you for sharing your thoughts about global versus Indian education. Because ज़्यादातर जो इंडिया के पेरेंट्स हैं, they haven't seen the global education landscape. उन्हें पता नहीं है बाहर के बच्चे कैसे होते हैं. तो I am sure this will add a lot of value to them. Thank you so much, Avyakt, and I think you are doing a fantastic job. And with this kind of podcast which you are doing, parents can take informed decision. They can break their myths. They can come out from the misconceptions, and it is really helpful, and it will be helpful to many parents. Thank Thank you you. so much for having me today.